ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दूसरे सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन दिस सेशन we are primarily discussing the probabilistic agents and how the probability can help to handle uncertainty and provide answers to different queries, जो कि एक नॉलेज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये जो है इसमें हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए हम मालूम कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हम इंटरेस्टेड हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोवाइडेड दैट वी नो another event already has happened and that another event is primarily evidence जिसकी बेसिस पे जो है वो एक एक्शन या एक स्टेट जो है वो उसको एक एक्शन को लिया जाएगा एंड दिस एक्चुअली रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर एक्शन जो कि प्राइमरली बेस्ड ऑन दैट एविडेंस जो है वो दिया है। और जो डिसीजन मेकिंग होगी वो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पे होगी जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर जो वैल्यूज़ हैं जो कि लिंक हैं इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के साथ, बिकॉज देयर मे बी मैनी एविडेंसेस। ओके, डी के अलावा सी एविडेंस भी हो सकती है, डी भी हो सकती है एंड सिमिलरली देयर मे बी अदर एक्शंस एज वेल। ए में एक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन जिसको हम प्राइमरली फार्मूलाज की मदद से यहाँ समझ रहे हैं और इस चीज़ को हम जो है वो देख रहे हैं। तो इस एग्जांपल में जो ये किताब ने एग्जांपल हमें बताई है इसमें एक टेबल की फॉर्म में हमें डिटेल दी गई है और इसकी मदद से हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो मालूम करने हैं इसके अंदर। और इस ज़ाहिर है जब हम इस दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स मालूम कर लेंगे तो फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले इनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि कैविटी या जो टूथेज है उसका वैल्यू क्या होगा। सो वी कम 0.28, ये भी हम जो पहला सेशन था उसमें हम इस चीज़ को देख रहे थे। और जब हम इसके एंड जॉइंट की बात करेंगे तो फिर जो है वो हम जो इसकी जो सिर्फ क्रॉस है यानी जो ये जो कॉमन जो एरिया होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल यहाँ नहीं दी गई। ओके, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी ये जो दूसरी लाइन है इसमें हम इस पूरी रो में जो वैल्यूज होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा अनकंडीशनल या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। इस चीज़ को हम पहले से जानते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल की मदद से हमने इसको बताया। इसी चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल जो है वो प्रोबेबिलिटी, जैसे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ W लिखा होता था, और W को हमने कहा था कि W कैन बी हेड कैन बी टेल। इसी तरीके से हम जो है एक रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ W, सिर्फ इसको बोल्ड में लिखते हैं। सो बात वही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक नोटेशन जो है ये रैंडम वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में है। सो वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ ए सम। और जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा कि हम जो है वो सम कर रहे हैं, और सम क्या कर रहे हैं, हम y को सम कर रहे हैं जिसमें हमने z जो है
उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो फिक्स कर ली। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं इससे पहले वाली स्लाइड में चला जाऊँ, तो अगर आप यहाँ कैविटी में देखें, कैविटी जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स के तौर पे या वाई के तौर पे, क्योंकि उसने वाई लिया है, लेट मी राइट हियर वाई। Okay, why? So I primarily take the sum of probability in column y. तो अगर आप देखें कि ये जो कैविटी की प्रोबेबिलिटी है, ये इस पूरे कॉलम, ये पूरा जो रिकॉर्ड है इसको ऐड कर रहा है। अब इस एडिशन के दौरान में जो कैविटी जो है ये एक वेरिएबल टूथेट और नॉट टूथेट इसके साथ भी लिंक करता है। तो इस चीज को इसमें z के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है कि z इज ए पर्टिकुलर वैल्यू फॉर presence and absence of another variable, another random variable, इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। तो इसको मैंने लिंक करके आपको बता दिया कि ये प्राइमरीली सम है, और इस सम को एक सम नोटेशन के साथ, यहाँ पे जैसे ये सम नोटेशन के साथ जो है वो शो किया जा सकता है। तो अब आपकी समझ में एक चीज आ गई होगी कि we can represent a probability in the form of a sum over the whole span of z, जो कि हमने जो सेकंड वेरिएबल जो है वो टूथेट यानी दांत का दर्द है उसके अगेंस्ट लिया है। सो वी कैन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इसी चीज को मजीद बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल रिफाइन करके हम एक फाइनल शेप में ला सकते हैं, जिसमें के अब हमारे पास जो है वो तीन जो वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ z एंड ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो रिलेशनशिप है ये मौजूद है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी ऑलरेडी नो कि हम किस तरीके से जो है वो मालूम करते हैं। सो दिस इज द जनरल फार्मूलेशन, किस तरीके से जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब अगर हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करें और इस फार्मूले को इस टेबल के ऊपर अप्लाई करें फॉर कैविटी, तो आप देख सकते हैं कि वी अप्लाई इट इन दिस फॉर्म बाय एक्सपेंडिंग दिस फार्मूला ओवर द होल रिकॉर्ड। होल रिकॉर्ड पे जब हम इसको लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी, मैं थोड़ा सा लिंक पैदा कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथेट in the form of catch and in the form of not catch। ये catch क्या है? वो जो डेंटल जो डॉक्टर है उसका जो मशीन का जो स्टील नीडल है वो अगर दांत के अंदर कैच यानी उसको महसूस होता है कि वो दांत में फंस रही है, एंड नॉट कैच। तो ये दो इवेंट हो गए, एक इसको ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और इसी तरीके से ये 0.12 ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, एंड सिमिलरली द अदर टू वैल्यूज 0.72 एंड 0.008। तो ये वैल्यूज जो है ये तो कैच और नॉट कैच के लिए, और इसी तरीके से नॉट टूथेट की भी वैल्यूज आएंगी। और जब हम इनको फाइनली वर्कआउट करेंगे देन वी गेट ए प्रोबेबिलिटी जिसमें जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। इसकी जो नोटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, और इस नोटेशन को अगर आप थोड़ा मज़ीद बेहतर अंदाज में समझना चाहें तो आप किताब में थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हाउ दिस फार्मूलेशन
एंड हाउ दिस फार्मूलेशन इज एप्लीकेबल। तो ये चीजें जो है ये इस तरीके से। ओके, मैं एक चीज पूछना भूल गया, अगर आपका यहाँ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आप लोग नो सर। एनी हो, आप जरूर रीड कीजिएगा बुक को, और रीड करने के बाद आप जो है वो क्या कहते हैं इसको, कोई सवाल हो तो आप जरूर बताइए। नो, इन दिस केस वी अप्लाई दिस फार्मूला, और इस फार्मूले में अगर आप देखें तो जो है वो ये अज्यूम किया गया है कि ये दांत का दर्द हो रहा है, और क्या ये दांत का दर्द जो है ये कैविटी की वजह से हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी मालूम किया जा रहा है। तो जो भी फार्मूला है, फार्मूला की वैल्यू लगाने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाए 0.6। ओके, सो देयर इज ए 60% चांस अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा। जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक 60% चांस है कि जो दांत का दर्द है उसका तल्लुक एक कैविटी के साथ है। मैथमेटिक्स आप वर्कआउट कर सकते हैं बहुत इजीली, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एनी हो, इफ़ यू फील एनीवेयर आपको प्रॉब्लम है, तो हम प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल वो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो इससे लिंक है वो एक एक स्टेप हम कर लेंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ट्राई कामयाब ना हो तो ज़रूर बताइएगा, उसको हम करेंगे। एनी हो, अब इसके बाद दांत के दर्द का लिंक के कैविटी की मौजूदगी नहीं है, नो कैविटी। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा हम एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं कि जो नॉट प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। यानी ये जो नॉट का थोड़ा सा इस तरह लिखते हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। तो जो पहले प्रोबेबिलिटी है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यही 0.6, 1 माइनस 0.6, 0.4 आ जाए। तो एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक जो है वो जनरल जो है वो इक्वेशन बनाने की कोशिश की है, ताकि जिसको हम क्यूरी के लिए यूज कर सकें। इसमें जो है उन्होंने कहा चूंकि दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको हम कंबाइन कर सकते हैं एक इक्वेशन में, और उस एक इक्वेशन को जब हम लिखने जाएंगे तो उसका तरीका ये हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी के दांत के दर्द की वजह कैविटी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन है। इसको अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी एंड टूथेज विद मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू, और उसके बाद इसमें इसको वर्कआउट करके बाय यूजिंग द फार्मूलाज वर्कआउट करके इसमें जो है वो बताया गया है कि अल्फा की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो इनका सम जो है वो 1 हो जाएगा। सम को 1 होना जरूरी है। ये प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन है कि सम ऑफ जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी किसी एक सैंपल स्पेस में दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन डेवलप कर सकते हैं, और इस ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन को फिर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें इसी ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन को वर्कआउट किया गया है, और ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एविडेंस हो, जैसे दांत का दर्द था वो एक एविडेंस थी, और एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है कैविटी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले। सो दांत का दर्द और कैविटी की वजह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, जिसको एक कांस्टेंट वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन जो है वो हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं ओवर द ऑल जो वैल्यूज हैं
होने या ना होने का, तो इसको 3 वेरिएबल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके बाद चूंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये रिग्रेस नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि टेबुलर इंफॉर्मेशन है, और टेबुलर इंफॉर्मेशन आमतौर पे जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, आमतौर पे कांस्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आमतौर पे ग्राफ की सूरत में हमें अवेलेबल होती है। तो उस सूरत में ये जो फ्रेमवर्क है ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है, हम इसको समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस जो है वो इवेंट्स का आपस में इंडिपेंडेंट होना, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं उनके लिए फार्मूलाज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, बी और ए इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बी के अकरेंस का ए के अकरेंस के साथ कोई लिंक नहीं बनता और प्रोबेबिलिटी ए ही होती है। इसी तरीके से बी और ए की इसकी प्रोबेबिलिटी बी ही होगी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। और इसी तरीके से अगर हम उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लें तो हमें उनको मल्टीप्लाई कर दें। यही चीज जो है ये रैंडम वेरिएबल, अगर हम ये जो इंस्टेंसेस हैं इनको रैंडम वेरिएबल से रिप्लेस कर दें यानी जनरलाइज कर दें, तो उसको भी सेम वही फार्मूलेशन बनेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि किताब ने दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज की हैं तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है, और आप जब इनको देखेंगे किताब में तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, सो दिस इज अगेन द फार्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी such that we know that the event A has already occurred, so we can write it in the form probability of A such that B already occurred multiplied with the probability of B divided by the probability of A. How this formula come into? Because we can write the formula like this: probability of joint probability of AB in this way, probability of A such that B event already occurred, probability of B, and probability of AB such that probability of B A already occurred into probability of A. Because the left hand sides are equal, so the right hand sides are also equal. So this becomes base rule. अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि अगर हम probability of B मालूम कर लें, probability of A मालूम कर लें, अब इसके बाद इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें पता चल जाए, लेट्स से ये हमें पता चल गया, सो देन वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। तो 4 वैल्यूज में से अगर 3 वैल्यूज हमें पता चल जाए तो हम 4th वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है, और इसकी मदद से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द बुक, this simple equation underlines most modern AI systems for probabilistic inference। या थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे ताकि अजान कंप्लीट हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर।
ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे ज़रा थोड़ा जल्दी से कुछ चीज़ों को जो है वो कंप्लीट कर लें। सो दिस इज़ जस्ट ए फार्मूला and this formula can be used and is called base rule, and it is used widely in various forms. अब आगे चलेंगे. So the same formula can be written in the form of random variable. As you can see here, the random variable and the evidence is added. देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, अगर आप गौर करें. दिस इज द सेम फार्मूला जो अभी हम पिछली स्लाइड में देख के आए हैं, बट दिस फार्मूला इज प्राइमरली डील्स विद another instance of primarily evidence, another random variable evidence. Okay, so joint probability of random variable x and another random variable e. तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आगे या जनरलाइजेशन में आ जाएगी. अच्छी बात यह है कि इस किताब में जो एक्सप्लेनेशन है वो मेडिकल डोमेन से है, तो थोड़ा सा हमारा जो फोकस है वो भी बन जाएगा. ओके, द अप्लाइंग द बेस रूल ए सिंपल केस. देखिए इसमें जो है वो जो लिखा इन्होंने लिखा है, बट जो हम पढ़ते हैं वो आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट. ओके, सो एंड सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट एंड कॉज, जो भी चीज़ यहाँ होगी वो यहाँ रिवर्स हो जाएगी, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज एंड डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट. ठीक है, सो लेट्स से यहाँ दांत का दर्द हो रहा है, और क्या इसकी रीजन जो है वो कैविटी है, तो अब आपके सामने फार्मूला बन के आ गया सामने. ठीक है, आपने इसको कहा कि ये दांत का दर्द है, टूथ है, और ये कैविटी है, तो अब आप इसके मुताबिक जो है वो इसको एडजस्ट कर लो. टी हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ नीचे टी हो जाएगा. तो इस तरीके से ये फार्मूला की एप्लीकेशन है. ये उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से जो है वो एक सिंपल केस की मदद से हम जो है वो इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. इसी चीज़ को थोड़ा सा डायग्नोस्टिक के पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया है. मैंने आपको बताया था कि जो उसने कहा था कि टूथ जो है, अगर एक पेशेंट आया है तो क्या इसकी रीज़न जो है वो कैविटी हो सकती है. तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं. एक पेशेंट एक डिजीज़ के साथ आया है, लेट्स से डी इज़ द डिजीज़, और उस डिजीज़ जो है उसको डॉक्टर एक सिम्टम के साथ रिलेट कर रहा है, सिम्टम एस. ठीक है, अब अगर वो इसको रिवर्स कर दे, एस को अगर वो लिंक कर दे डिजीज के साथ, तो अब वो ट्रीटमेंट की तरफ चला जाए. ठीक है, जब उसको पता चल जाए कि ये 2-3 सिम्टम है और इसकी ये डिजीज मोस्ट प्रॉबली यही डिजीज हो सकती है, तो फिर वो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा. ठीक है, आगे भी कई स्टेप होंगे, ये तो एक उसका सबसेट है. यही चीज़ उसने नीचे थोड़ी सी अल्फाज में बता दिया है. तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट इसको ज़रूर रीड कर लें जब उनको ये स्लाइड्स मिले. वैसे ये चीज़ें किताब में मौजूद हैं, तो ज़रूर इसको एक दफ़ा रीड कर लें. अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल जो है इसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम बेस जो रूल है उसको हम इस्तेमाल करेंगे. एंड इफ़ वी नो ऑल द थिंग्स, and if we know the values of different probabilities from the given description, we can find the fourth variable. Okay? जो fourth variable है हम उसको find कर सकते हैं. अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में देखें, so a doctor knows that the disease which is related with the primarily the protective layer of the brain causes a patient to have a stiff neck, says 70% of the time. The doctor also knows some unconditional facts. The prior probability, unconditional mean prior probability, that any patient has this disease is 1 divided by 50,000. तो 50,000 लोगों में से किसी एक को ये हो सकती है.
and the prior probability, that means the unconditional probability that any patient has a stiff neck is 1%. So letting S be the proposition that the patient has a stiff neck, S says here, and M be the preposition that the patient has the disease, M stand for the disease. Then we have the probability such that if we know that the patient come with the disease M and it has a stiff neck is 70% of the time. So this 70 comes here as 0.7. Then we also know the distribution of disease, and we also know the distribution of stiff neck disease. Oh, sorry, the stiff neck. Then we can primarily reverse these two, and we can get the stiff neck if this is caused due to this disease. Okay, तो देखें डॉक्टर का काम है इसको प्रोबेबिलिटी की मदद से उन्होंने बेस रूल की मदद से एक वैल्यू निकाल के दिखा दिया है कि 14% जो है 0.14% इज द आंसर। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है जिसमें जो है वो फ्रॉम सम गिवन फैक्ट्स ए प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस कैन बी फॉर्म। बेटा यहाँ आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी। नहीं सर, क्लियर है क्वेश्चन। मैं एक चीज़ तमाम स्टूडेंट से कहूँगा कि वो ज़रूर ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती जुलती हम खुद से बना भी सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, हमें कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम करनी होंगी, चारों में से 3, और चौथी वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। लेकिन प्राइमरीली जब पेशेंट आएगा तो वो एक डिजीज़ के साथ आएगा और डॉक्टर उस डिजीज़ को सिम्टम्स के साथ लिंक करेगा और इस पैरामीटर को रिवर्स कर देगा। जब रिवर्स कर देगा तो बेस थ्योरम उसको हेल्प करके आउट कर देगा कि क्या इसकी प्रॉबिलिटी है। एजेंट के साथ भी यही होगा। एजेंट किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए जहाँ उसके पास कुछ डिटेल मौजूद हो और प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस के साथ एक अनसर्टेन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ओके, इसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए कुछ और जो हमने इससे पहले सीखा है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक कांस्टेंट वैल्यू का कंसेप्ट हमने सीखा। जब हम एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम जो है वो लिंक करेंगे क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो हम ज़्यादा आसानी से चीज़ों को मालूम कर सकेंगे। इसमें अगर आप देखें तो इसमें कैविटी है और टूथेश और कैच, यानी जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर का वो बता रहा है कि कहीं पे जो स्टील नीडल है वो अटक रही है। दांत का दर्द भी है और जो है वो नीडल भी अटक रही है। तो कैविटी जो है वो क्या इस ये जो है ना वो कसूरवार है। तो इस चीज़ को जो है वो एक इस अंदाज में जो है वो सॉल्व किया गया, जिसमें एक स्टेप जो है वो हमें कम करना पड़ा। ये लास्ट स्लाइड है आज के सेशन की और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बेस नेटवर्क पढ़ेंगे। तो इससे में अगर आप देखें तो जो प्राइमरीली जो अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में हमने एक फार्मूला पढ़ा उसको थोड़ा सा जनरलाइज किया है विद द यूज़ ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, और साथ साथ इस एक और जो हम पहले से जो कंडीशनल इंडिपेंडेंस है, बाय यूजिंग कंडीशनल इंडिपेंडेंस, उसकी मदद से हमने ऊपर वाले फार्मूले को मज़ीद चेंज कर दिया है और एक स्टेप जो है हमारा कंपटीशन का वो इसमें कम हो जाएगा। तो ये चीज़ किताब में थोड़ा अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन की गई है। मैंने सिर्फ फार्मूलाज जो हैं वो वहाँ से लिए हैं और थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया है। बेटा आपका आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है? नो सर। सर ये स्लाइड आप समझाएंगे अभी? नहीं, ये स्लाइड मैं समझाऊंगा नहीं, मैं इसके बाद बेस अच्छा। जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से हम बेस जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं
एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है ये सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन होती हैं, और जब हम उनको पैरामीटर्स देते हैं तो वो कंप्यूट करके उसके ऊपर एक्शन लेता है। ये थोड़ा सा थ्योरी है, अब हम थोड़ा थ्योरी से बाहर आते हैं। किसी और स्टूडेंट का सवाल है? नो सर, क्लियर है। ओके, एनी हो, वीडियो रिकॉर्डेड हम अपलोड कर देंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कोई सवाल हो पोस्ट कीजिएगा। किताब जो है वो हम 4th एडिशन फॉलो कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है, हम कोर्स आउटलाइन देखना चाहते हैं कि हम किस किस जगह पे हैं। इंट्रोडक्शन, इंटेलिजेंट एजेंट्स, उसके बाद हमने सर्चिंग पे काफ़ी टाइम लगाया है। रीजनिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसको अब हम देख रहे हैं। एक वीक हमारा गुजर चुका है, दूसरे वीक में हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक जो चीज़ की है वो शायद आप लोगों ने नोट नहीं की, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इन तीनों को हमने एक ही गो में लास्ट वीक में कवर कर दिया था विद वन एग्जाम्पल। और आपने देखा होगा कि वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की एग्जाम्पल थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। आगे वाला हिस्सा जो है वो भी इसी से लिंक कर रहा है। आगे वाले तीनों टॉपिक जो है वो इसी से लिंक कर रहे हैं, जिसमें अनसर्टेन नॉलेज एंड रीजनिंग, ये अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना, कंसेप्ट पढ़े। फिर हमने प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का एक थोड़ा सा पार्ट कवर किया है। लेकिन अब इसको बेस नेटवर्क और जो मार्कोव चेन, मोटे कार्लो, जो प्राइमरली फार्मूलेशन है टू हैंडल द डिफरेंट अनसर्टन एंड अदर इन्वायरमेंट्स, उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी कोशिश नेक्स्ट वीक में हम इसको कंप्लीट कर लें। ये पार्ट जो होगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये मैं चाहूँगा कि इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, ताकि ये हमारा टॉपिक्स जो है ये कंप्लीट हो जाए इस वीक के एंड में। तो इस तरीके से ये हमारा जो कोर्स है ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें यकीनन इसमें रह जाएंगी, लेकिन नहीं हो, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको कंप्लीट कर लें। असल में सर्चिंग में हमने काफ़ी टाइम लगाया है और उसको बहुत अच्छे अंदाज में सीखा है, वही इसकी बुनियाद या फाउंडेशन है। अच्छा, आप इसके बाद जो आपके सीआर हैं वो कहने लगे कि असेसमेंट्स की भी बात करें। असेसमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो 2 क्विज़ जो है वो आपके इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि किस चैप्टर से ये 2 क्विज़ होंगे, ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके बाद असाइनमेंट्स की बात करूँ। असाइनमेंट्स जो है मैं चाहूँगा कि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है आप उसी के ऊपर बेस करते हुए असाइनमेंट जो है वो जमा करवाएं। इसमें मैं आपको जो है वो असाइनमेंट बना के अपलोड कर दूंगा, तो आपके जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है आपने उसी से लिंक जो असाइनमेंट है उनको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो आप ग्रुप की सूरत में काम कर रहे होंगे या इंडिविजुअल स्टूडेंट की सूरत में, तो वो चीज़ आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके साथ लिंक हो जाएगी। अगर आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है या बात करनी है तो ज़रूर मुझसे पूछ लें। सर, तो आप ये क्विज़ेस वगैरह कब तक अपलोड करेंगे? ये इसी वीक में मैं क्विज आपके अपलोड कर दूंगा, सैटरडे या संडे में इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा चल रहे हैं। सैटरडे संडे को मेरी कोशिश जो होगी कि मैं सैटरडे और संडे को ये कंप्लीट कर लूँ, ताकि आप लोग, ये थोड़ा मेहनत, थोड़ी सी टाइम लगता है इसमें, तो फिर आप लोगों के पास जब तक आप का फाइनल एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक आप जमा करवा सकते हैं, यानी एग्जाम के दिन तक अच्छा सर, करवा सकते हैं। मेरा एक और सवाल था कि हमारी फर्स्ट इवैल्यूएशन कब तक होगी? फाइनल के बाद होगी या फिर पहले होगी? फर्स्ट एवेल्युएशन आपकी जो है वो प्लान करनी पड़ेगी। आप लोग क्या कुछ काम कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट्स में? सर, अभी तक तो सीखा है काम करना, क्योंकि हमारा प्रपोजल काफ़ी लेट गया था, तो इस वजह से अगर फाइनल की बात होती है तो फिर ज़्यादा अच्छा है।
कोई बात नहीं, आप अपने सुपरवाइजर से मशवरा कर लें। मैं तो जो मेरे ग्रुप है मैं उनको मशवरा करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखें। फर्स्ट इवेल्युएशन की जितना काम वो कर चुके हैं उसको अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करके अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखें, ताकि किसी भी टाइम जो है वो हम उसको इवेल्युएशन के लिए ले सकें। ठीक है। अच्छा सर, सर ऐसा होता है कि अगर जैसे किसी की प्रेजेंटेशन मतलब प्रोजेक्ट रेडी ना हो फर्स्ट इवैल्यूएशन के लिए, तो वो थोड़ा सा डिले प्रेजेंटेशन दे दें अपनी? देखिए, फर्स्ट इवेल्युएशन में आमतौर पे हार्डवेयर नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हार्डवेयर का कम से कम कुछ हिस्सा दिखाना होता है, यानी कि वर्क किया है। तो मेरे ख्याल में आप अपने सुपरवाइजर के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उन्होंने हार्डवेयर खरीद लिया और अब वो क्या है कि उन्होंने इंटरफेस करके एक डेटा दिखाना है कि ये डेटा जो है ना उनका वो रीड हो रहा है और डेटा जो है वो सिस्टम में वैल्यूज आ रही है। दैट्स इट। ये उनका पहला एवेल्युएशन है। सेकंड एवेल्युएशन अच्छा, उसको एक अच्छे सही सही अंदाज सर। में दिखाना है। तो इस तरह आपकी भी है। एक और ग्रुप आपका है, वो उन्होंने तो हार्डवेयर, अब मुझे नहीं मालूम कि खरीदा है या नहीं, लेकिन हार्डवेयर उनको उनको कहा गया था कि वो सॉफ्टवेयर में पहले सिमुलेट कर लें आर्डिनो के साथ। ओके बेटा, एनी अदर क्वेश्चन आप पोस्ट कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। ओके सर, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।